Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing the implementing how we can implement strategies in different departments like marketing, finance, research and development, or MIS issues in the implementing strategy in implementation of strategies. The book we are following is Strategic Management and Concepts by David. तो हम इसमें आगे चलते हैं इम्प्लीमेंटिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज कैसे होती है द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजी इज डूम्ड इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड बैडली यानी ये एक फेमस स्कॉलर है बर्नार्ड रेमन वो ये कहते हैं कि अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी भी जो है अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना की जाए तो वो जो है ज़ाया हो जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है डूम जिसका डूम का मतलब है कि वो ख़त्म हो जाती है तो इसके अंदर नेचर ऑफ स्ट्रेटजी अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज लेस देन 10% ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेटेड आर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करती है लाइक 100 स्ट्रेटजीज बनाते हैं 100 प्लान बनाते हैं तो उसमें से हार्डली 8 से 10% जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं अगर आप अपनी बात करें आप भी बहुत सारे प्लानिंग करते हैं सोचते हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे हार्डली आपके भी इतने ही 5% 10% प्लान ही ऐसे हैं जो करियर के हैं या दूसरे हैं जो एग्जीक्यूट हो पाते हैं सिमिलरली ये वही चीज़ है अब नेचर ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली अफेक्ट द लाइफ ऑफ प्लांट मैनेजर्स प्रोडक्शन मैनेजर्स डिवीजन मैनेजर्स प्रोडक्ट मैनेजर्स प्रोक्योरमेंट मैनेजर पर्सनल मैनेजर स्टाफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज ये हर बंदे को अफेक्ट करती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेज पे हर शोबे में हर सेक्टर को वो जो है वो अफेक्ट कर रही होती है देयर आर मेनी रीजंस फॉर लोअर सक्सेस रेट ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन which include failing to segment market appropriately यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर आप प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं करते या मार्केट पेनिट्रेशन नहीं करते तो वो ड्रॉप हो जाती है पे टू मच फॉर न्यू एक्विजिशंस ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज हैं कि आप एक्विजिशन मर्जर्स की तरफ अगर जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं फॉलोइंग बिहाइंड कंपेटिटर्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप टू डेट नहीं करते सो दैट आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो बहुत आपसे ज़्यादा आगे होते हैं आप उनसे बहुत फार बिहाइंड होते हैं और आखिर में वो कहता है नॉट रिकग्नाइजिंग बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कि लैक ऑफ एमआईएस जो है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एमआईएस इसके स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि हम बहुत फास्ट दौर में जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं तो हमें जो है जो कंप्यूटर्स हैं उनका रोल है और एमआईएस सिस्टम जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने प्रॉपर करनी है तो अब हम बात करते हैं सब मार्केटिंग इश्यूज की कहते हैं जी काउंटलेस मार्केटिंग वेरिएबल अफेक्ट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन टू वेरिएबल्स आर सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन ठीक है टू वेरिएबल्स कौन से हैं जी आपके मार्केट सेगमेंटेशन है और प्रोडक्ट पोजीशन है मार्केट सेगमेंटेशन ये है कि आपकी मार्केट की सेगमेंटेशन क्या है मार्केट किस तरह की है और क्या और प्रोडक्ट पोजीशन कि आपकी अपनी प्रोडक्ट को कहाँ पोजीशन करते हैं प्राइस के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से ये मैं आपको आगे इसमें डिटेल बताता हूँ हम जब भी मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं आपने भी सुना होगा कि मार्केटिंग के 4 P's होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले आता है प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट क्या है उसकी क्वालिटी क्या है उसके फीचर्स एंड ऑप्शन क्या है उसकी स्टाइल क्या है ब्रांड नेम क्या है पैकेजिंग क्या है उसकी वारंटी क्या है उसकी सर्विस लेवल और अदर सर्विसेज क्या है ये आपका है प्रोडक्ट सेगमेंट फिर हम बात करते हैं प्लेसमेंट आप प्रॉपर प्लेस कैसे करते हैं प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी है ब्रांड बहुत अच्छा है आपने उसको कहीं नुक्कड़ में लगवा दिया आपने उसको प्रॉपरली प्लेस नहीं किया मार्केट में तो भी आपको शेयर नहीं मिलता अब प्लेसमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आते हैं प्रोक्योरमेंट आती है डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज आती है आउटलेट कवरेजेस आती हैं इन्वेंट्री लेवल्स आते हैं और लॉजिस्टिक्स आती है आप टाइमली प्रोडक्ट नहीं दे सकते आपके रैक्स खाली हैं तो आपका जो कस्टमर है वो किसी और चीज़ पे शिफ्ट कर जाता है ये प्लेसमेंट है और प्लेसमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है स्ट्रेटजी जब आप मार्केटिंग की डिवाइस कर रहे हैं तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है आपने प्रोडक्ट क्या बेचनी है उसकी क्वालिटी क्या रखनी है उसकी पैकेजिंग क्या करनी है उसका साइज क्या करना है फिर आपने उसको प्लेस कहाँ पे करना है आपने उसकी प्लेसमेंट किस
टारगेट मार्केट को किस सेगमेंट को करके किया है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप क्या है आपकी। फिर उसके बाद आती है प्रमोशन, हाउ यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, आप कैसे दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, आप लोगों को ट्रायल दे रहे हैं, आप फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं। इसके अंदर आती है आपकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आती है, पर्सनल सेलिंग आती है, पर्सनल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स आती हैं, सेल प्रमोशन आती है, और पब्लिसिटी आती है। पब्लिसिटी तो वो है एड्स, एडवर्टाइजमेंट होते हैं आपके विजुअल एड्स जो आप टीवी पे या बिल बोर्ड्स पे देते हैं। और सेल प्रमोशन ये होती है कि जो आप प्रोमोज लगाते हैं, आप ट्रायल टेस्टर्स करते हैं, लोगों को देते हैं, फ्री सैम्पलिंग करते हैं, वो सारी इसके अंदर आती है। और पर्सनल सेलिंग ये है कि डोर टू डोर जाके लोगों को आप बताते हैं और बेच रहे होते हैं। तो ये प्रमोशनल एक्टिविटीज जो हैं ये इसके अंदर आती हैं। और आखिर में आता है प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब फर्ज करें आपका एक बॉल पॉइंट है, बॉल पॉइंट की प्राइस है 10 रुपए। एक रेगुलर यूजर ये चाहता है कि एक बॉल पॉइंट, अच्छा बॉल पॉइंट जो है ना 10 रुपए का मिलता है। आपका बॉल पॉइंट भी अच्छा है, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, चलना भी उसने उतना ही है। आप 15 रुपए का करेंगे तो लोग कहेंगे यार क्यों लें। हाँ, अगर उसका एडेड एडवांटेज हो कि जी उसकी निब रिफाइंड है, उसका फ्लो बहुत अच्छा है, वो चलता बाकियों से 1.5 गुना ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। प्राइस के अंदर प्राइस लेवल आता है। फिर ये है कि आप जब प्रमोशन नई प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं तो प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो आप उसके डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे होते हैं, तो प्रमोशनल डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, या बाय वन गेट वन फ्री की जो ऑफर्स आ रही होती हैं, वो बेसिकली अपने आप को प्रमोट करने के लिए आप कर रहे होते हैं। तो प्राइसिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है मार्केटिंग के अंदर। जब भी आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं तो आप प्राइस को बेस करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वो क्या उसकी प्राइस जो है वो जस्टिफाइबल है भी या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन ये होती है सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड बाइंग हैबिट्स। यानी आपने क्या किया जी, आपकी कंपनी है, आप कहते हैं कि जी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, वो हाई एंड यूजर के लिए, लो एंड यूजर के लिए नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप कहते हैं जी हमारे पास हम तीनों तरह की टारगेट मार्केट, हम अपर ग्रुप को भी कर सकते हैं, मिडिल को भी कर सकते हैं, लोअर ग्रुप को भी टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह आप कहते हैं कि जी हम जो है एडल्ट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, चिल्ड्रन को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी हम मैन क्लॉथिंग को कर सकते हैं, वुमेन क्लॉथिंग को कर सकते हैं, चाइल्ड को कर सकते हैं। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन है जो आप फिर देखते हैं बाइंग, अपने बायर्स की नीड और उसकी बाइंग हैबिट्स को, कस्टमर जो है आप उसको कंज्यूमर के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके फिर आप मार्केट को मजीद अपनी सब डिवाइड करते हैं कि आपने कौन सी मार्केट में कैसे बेचना है। अब आप ये देखें, अब एक डिंग डोंग को अगर आप देखें, उसने क्या किया, उसने उसकी एक च्युइंगम है डिंग डोंग च्युइंगम, डिंग डोंग बबल, उसने उसका ऐड हर नेटिव लैंग्वेज में दे दिया ताकि हर बंदा समझ सके। और जब आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई चीज़ आएगी तो आपकी एफिलिएशन उससे हो जाएगी, तो उन्होंने उसको टारगेट किया। अब आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करते हैं, उन्होंने डैंड्रफ सेगमेंट के लिए शैम्पू निकाल दिया, उन्होंने नॉर्मल हेयर्स के लिए निकाल दिया, शाइनी हेयर्स के लिए निकाल दिया, डैमेज हेयर के लिए निकाल दिया, मेन के लिए निकाल दिया। तो ये देखें उनका मैन वुमेन की पॉलिसी आ गई। फिर इसी तरह आप डिटर्जेंट्स की बात करते हैं तो हाई एंड डिटर्जेंट में आपके पास सर्फ एरियल आता है, मिडल एंड में रिंग एक्सप्रेस आता है, लोअर एंड में व्हील आता है, ये आपके लोकल आते हैं। तो उन्होंने हर मार्केट को टारगेट किया कि जी इसको इस तरह से करें, तो ये सेगमेंटेशन कहलाता है पैटर्न। अब मार्केट सेगमेंटेशन की जो है वो किन बेसिस पे की जा सकती है। सबसे पहले जियोग्राफिकल बेस पे कि आपका जियोग्राफिकल सेक्टर क्या है, आप किस एरिया में हैं। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड अगर आपका एटमॉस्फेयर है तो आप यहाँ पे जो है बेवरेजेस का या ठंडी चीज़ों का नहीं कर सकते, आपको गर्म और उन चीज़ों की एक वार्म क्लोथिंग की करनी है। फिर डेमोग्राफिक फैक्टर, आप किस डेमोग्राफिक फैक्टर को कर रहे हैं, आप एशियन को कर रहे हैं, आप यूरोप को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। फिर साइकोग्राफिक्स, फिर आप जिस एरिया में मार्केट कर रहे हैं उस एरिया में लोगों की साइकी, परचेज बिहेवियर क्या है। अब अगर हम अपने इसकी पंजाब की बात करें तो हमारे पंजाब में 3 डिफरेंट सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। आप जब इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं फेडरल में, तो वहाँ पे इंटायरली डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं लोगों के, और उनके बाइंग बिहेवियर्स और बाइंग पैटर्न्स डिफरेंट है। व्हेन यू कम बैक टू लाहौर, लाहौर इंटायरली डिफरेंट है, लाइवली लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइवली भी हैं, मिलते जुलते भी हैं, वहाँ बाइंग हैबिट्स भी डिफरेंट है, ईटिंग हैबिट्स भी, लोगों की सोच भी डिफरेंट है। व्हेन यू फर्दर कम डाउन टू साउथ पंजाब, यहाँ आप देखिए यहाँ एंटायरली डिफरेंट सेटअप है, एंटायरली डिफरेंट एक्सपोजर है लोगों के साइकोग्राफिक्स में, उनके बाइंग पैटर्न्स, उनकी बाइंग हैबिट्स, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। इसी तरह जब आप सिंध में या कराची की तरफ जाते हैं वहाँ एंटायरली डिफरेंट हो जाती है, वो उनका एक्सपोजर है बेसिकली। फिर बिहेवियर्स, लोगों के बिहेवियर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट,
एक ये होता है कि जी बस मैं तो, जिस तरह एक वो स्लोगन है, मैं तो होंडा ही लेस है जी, जो मर्जी हो जाए मैंने ये मोटरसाइकिल लेनी है, भले उससे अच्छी मिल रही हो। तो ये आपका बिहेवियर एक बन जाता है जो आपका आपको बाय जो मार्केट को बेस करता है करने के लिए कि जी मैं तो यही है। आप ये देखें, आप कहीं भी जाते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कोल्ड ड्रिंक ले आ, वो हमेशा ये कहेगा पेप्सी ले आ। ये क्यों बना पेप्सी? उन्होंने हर जगह फेंक दी, लोगों को हर जगह नजर आनी शुरू हो गई, हर जगह हर आउटलेट पे हर दुकान पे पेप्सी पेप्सी पेप्सी। कोक ने इस तरह की इंटेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं ली, वो कहीं बहुत पीछे रह गया। आप कहीं भी चले जाएं वो ये कहेंगे यार पेप्सी ले आओ, वो भले कोक ले आए ब्राउन कलर की, लेकिन वो कहेगा ये कि जी पेप्सी ले आओ। तो ये डिफरेंस जो है बिहेवियरल चेंजेस या के हिसाब से आपकी बाइंग के हैबिट्स बन जाती हैं। जो मार्केट सेगमेंटेशन, जब आप मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, आप इन चीज़ों को बड़ा बेस कर रहे होते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फॉर थ्री मेजर रीजंस। क्या है जी रीजंस? It required to successfully implement marketing development, product development, market penetration and diversification strategies। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो हम मार्केट डेवलप की बात भी कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को भी डेवलप, नई प्रोडक्ट भी ला सक रहे होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ नई मार्केट में घुस रहे होते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन से भी जा सक रहे होते हैं कि कोई नई चीज़ ला के मार्केट में जो है ना अगेन अपना रूम बनाए। फिर कहता है जी इट अलाउज द फर्म टू ऑपरेट विद द लिमिटेड रिसोर्स बिकॉज मास प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग आर नॉट रिक्वायर्ड। कि आपके पास मास प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है जहां आपको एडवर्टाइजमेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है, कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप ही ऐसा कि जो चीज डाल रहे हैं आप बेचे जा रहे हैं। इट enables small firms to compete successfully with large firms by maximizing unit profit as per segment of sale। कि आप ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है टर्नओवर से आप कमा रहे होते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स की जो हमने बात की थी, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की, वो थी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये मार्केटिंग मिक्स के वेरिएबल है। अब वही बात ये करता है कि जी अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, फीचर्स हैं, उसके ऑप्शंस हैं, उसका स्टाइल है, ब्रांड नेम है, उसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोडक्ट लाइन है कि आपके पास और कौन सी प्रोडक्ट है, उसकी वारंटी क्या आप हैंडल करते हैं, आपका सर्विस लेवल क्या है, अदर सर्विसेज क्या है। अच्छा, प्लेसमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज है, आउटलेट है, टेरिटरीज है, इन्वेंट्री लेवल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स वगैरह है। प्रमोशन के अंदर एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल प्रमोशन एंड पब्लिसिटी है। प्राइस की बात करें तो डिस्काउंट्स, अलाउंस, पेमेंट टर्म्स की बात करता है वो इसमें। अच्छा, अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एड देखा होगा लिप्टन येलो लेबल का और सुप्रीम का। इसके अंदर देखिए एक ही कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चाय है ना, एक ही प्रोडक्ट है चाय। उन्होंने दो जगह, दो मार्केट्स के सेगमेंट्स को उन्होंने टारगेट किया, ठीक है। अब वो क्या सेगमेंट थे कि जो आपकी उन्होंने लिप्टन येलो लेबल जो चाय है उसके उन्होंने टी बैग्स और उसके जो आपके रेस्टोरेंट पैक्स हैं वो बना दिए। उन्होंने कहा जी दिस इज फॉर योर आउटडोर एक्टिविटी। आपकी जो जब आप उसका ऐड देखते हैं तो आप किसी पिकनिक एरिया पे होते हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है, टी बैग्स होते हैं, या आप ट्रेवलिंग में होते हैं, तो ये उन्होंने फोकस किया कि ये आउटडोर एक्टिविटी के लिए है। नाउ कम टू सुप्रीम। जब हम सुप्रीम की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर एक फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी दिखाई हुई है, मेल जोल दिखाया हुआ है, बैठक दिखाई हुई है, कोई फैमिली इवेंट दिखाया हुआ है। अब आप ये देखें कि ये एक ही प्रोडक्ट है चाय, उन्होंने सेगमेंट कर दिया, एक आउटडोर कर दिया, एक फैमिली कर दिया, एक इसके अलावा उन्होंने वर्कर सेगमेंट दिया जो कड़क चाय के नाम से दिया। जी कड़क चाय का क्या कॉन्सेप्ट है जी, कि आप पियेंगे तो यू विल फील एनर्जाइज्ड। तो ये जो वेजेस पे लोग काम करते हैं या जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए कड़क चाय का कॉन्सेप्ट दिया। अब एक ही प्रोडक्ट है, एक ही बंदा बनाने वाला है, उसने 3 सेगमेंट में उसको डिवाइड कर दिया है, लेकिन क्वालिटी सेम नहीं है, क्वालिटी डिफरेंट। और जो कड़क चाय है उसका एरोमा डिफरेंट होगा, उसकी स्ट्रेंथ तेज होगी, उसमें उसकी कलर पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। जो डोमेस्टिक वाला है, अब आप देखें आपको लिप्टन येलो येलो लेवल के टी बैग्स मिलते हैं, सुप्रीम के आपको टी बैग्स नहीं मिलते हैं। वो इसलिए नहीं मिलते कि उन्होंने टी बैग्स को कर दिया आउटडोर एक्टिविटी के हिसाब से कि जो ऑफिस एनवायरनमेंट है या पिकनिक है या पोर्टेबिलिटी कर दी, और उसमें सुप्रीम में आपको घर का माहौल और ये और चाय और ये उसको दिखा दिया। तो ये सारी चीजें उनकी प्रोडक्ट होती है, फिर उसको उसी हिसाब से वो प्रमोट एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, फिर उसी के हिसाब से प्राइसिंग की होती है। अब जो आपकी कमर्शियल, जो आपकी डोमेस्टिक चाय होगी वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल रेंज में होगी एज कम्पेयर टू योर कमर्शियल टी।
या और जो आपकी कड़क चाय होगी वो सस्ती होगी, क्यों? वो आपका लेबर तबके को चाहिए, तो उन्होंने इस हिसाब से उसकी प्राइस लेवल्स रखे होंगे उनके उसके यूज के हिसाब से। अब हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग की बात करते हैं कि आफ्टर मार्केट have been segmented, आपने मार्केट सेगमेंट कर दिया, the next step is to find out what customer in each segment need and want. Product position is widely used for this purpose. जब आपने सेगमेंटेशन कर लीजिए, हमने इस सेगमेंट में काम करना है, हमने इन प्रोडक्ट्स को इस हिसाब से देख करना है और इस तरह से चलाना है, तो फिर हम आगे जाके उसकी पोजीशनिंग करते हैं कि हमने इसको कैसे पोजीशन करना है और कैसे हमने इसको मार्केट करना है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंटेल्स developing systematic schematic representation that reflect how a firm product or service compared to competitors or dimension most important to success in the industry. तो जब हम पोजीशनिंग कर रहे होते हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट को कंपटीटर के साथ वैल्यूएट कर रहे होते हैं, कंपटीटर के साथ साथ रख के बेच रहे होते हैं, और फिर हम उसको उसके हिसाब से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे बिस्किट्स के दो सेगमेंट है आपके, एक पीक फिन्स है, एक लू है। ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे को राइवल्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स भी लाइन भी सेम है और ऑलमोस्ट उनकी जो प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन है वो भी सेम है। अब एक तरफ वो बच्चों के लिए ग्लूको बिस्किट देते हैं मिल्क, पीक फिन्स वाले, लू वालों ने टाइगर बना दिया। तो आप देखिए एक ही सेगमेंट है, एक ही कर रहे हैं, कंपेटिटिव पोजीशन है, दोनों ने प्राइस भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस उन्होंने अपनी कंपेटिटिव राइवलरी को रखते हुए एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट एक जैसी लेवल पे ला के रख दी। अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग के स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं कि सेलेक्ट की क्राइटेरिया कि कैसे होती है, फिर हम उसका डायग्राम बनाते हैं, फिर हम कंपेटिटर की प्रोडक्ट्स का मैपिंग करते हैं, फिर हम मार्केट सेगमेंट जो ग्रे एरियाज होते हैं जो अभी तक टैप नहीं किए गए तो उन्हें देखते हैं और मार्केटिंग प्लान बनाते हैं और कूद पड़ते हैं। अब आप ये देखें प्रोडक्ट पोजीशनिंग मैप बना हुआ है कि सबसे टॉप पे हमने लिखा है मेंस लेटेस्ट फैशनेबल वेयर, नीचे लिखा है कंजर्वेटिव एवरीडे वेयर। ये जो हैबिचुअल वेयर वाले होते हैं ये होते हैं जो नई ट्रेंड्स ट्राई करते हैं। एक तरफ है लो प्राइस, एक तरफ है आपकी हाई प्राइस, ठीक है। अब आपकी प्राइस भी लो है और आपका फैशनेबल मैन वेयर भी ज़्यादा है, तो लो प्राइस में तो मिलेगा नहीं। एवरेज स्पेशलिटी चेन्स जो होती हैं वो उसकी तरफ जाती हैं, या फिर आपके ब्रांडेड आउटलेट्स इसकी तरफ जाते हैं, मेन हाई प्राइस की तरफ। तो यहाँ पे अगर लो प्राइस होगी और कंजर्वेटिव होगा तो डिस्काउंट भी होगा, मर्चेंडाइजर भी होगा, आपकी फैक्ट्री शॉप टाइप रिटेल आउटलेट्स होंगी जो दे रही होंगी। और अगर आपका हाई प्राइस होगी और कंजर्वेटिव डेयर मैनवेयर टाइप चीज़ होगी कि डेली रूटीन की किसी, तो एवरेज डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे जो एक जैसी चीज़ों पे कर रहे होंगे, तो वहाँ पे स्पेशलिटी चेन है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो ये थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इश्यूज पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में देयर आर सेवरल फाइनेंस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट आर central to strategy and implementation. Some of the concepts are essential for strategy implementation. तो फाइनेंस का भी जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत आते हैं कि आपने देखना होता है कि आपको कैपिटल कितना चाहिए, आपने कहाँ एक्सपेंशन करनी है, कैसे आपने अपने डेट्स को क्लियर करना है, कैसे अपने मार्केटिंग के लिए आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड जनरेट करना है, कैसे आपने एक्विजिशन करनी है, कैसे मर्जर्स करने हैं, कैपिटल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। ये फाइनेंशियल इश्यूज जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत की रोल प्ले करते हैं। तो इसके अंदर पहले हम डिस्कस करते हैं जी एक्वायरिंग नीड कैपिटल, कि जी आपको कैपिटल चाहिए कहाँ से आएगा। फिर आएगा डेवलपिंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप फिर अपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर अपनी बजटिंग करते हैं, फिर अपने बिजनेस की वर्थ इवैल्यूएट करते हैं। फिर हम बात करते हैं नीड कैपिटल, कैपिटल के अंदर आप अपने कॉमन स्टॉक है, बॉन्ड्स इशू करके, बोरोइंग करके आप अपना फाइनेंस जनरेट करते हैं। डेप्ट वर्सेस इक्विटी डिसीजंस जो होते हैं, ये होता है कि अर्निंग पर शेयर और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसकी जो कैलकुलेशन है मेथड, उसके साथ आप करके अपने डेट को और इक्विटी को डिसीजंस को लेते हैं कि जी हमने इतना देना है, हमारे एसेट्स ये कर रहे हैं, हम एसेट्स को कैसे करें, एसेट्स को मैनिपुलेट करें, हम फंड जनरेट करें, हम अपने डेट को भी करें, अपनी अर्निंग पर शेयर बढ़ाएं, अपने हम इंटरेस्ट को डाउन करें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इश्यूज के अंदर आती हैं। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें, इट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ वेरियस एक्शन एंड अप्रोचेस। आप अपनी जो है अपनी एफिशिएंसीज को और पास्ट एफिशिएंसीज को बेस करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उसको आप देखते हैं कि हम अगर इस तरह से करें तो हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, हम कहाँ से मजीद फंड जनरेट कर सकते हैं और हम कहाँ से उसको स्क्वीज करके ऑपरेशंस को कर सकते हैं।
तो अब हम अगर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, पहले इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट सेल को, ये हम ये सोचते हैं कि जी हम अगर इस तरफ जाते हैं, हम 1 लाख यूनिट बेच लेंगे, उस 1 लाख यूनिट वो आपकी फोरकास्ट सेल है, उस फोरकास्टिंग को बेस करते हुए आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, फिर आप अपनी प्रोजेक्टेड नेट इनकम निकालेंगे, फिर आप एवेल्यूएट करेंगे कि जी हाँ जी हमारा डिसीजन ठीक था या नहीं था। अब प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट अगर हम एक इसने एग्जांपल दिया वो देखते हैं, सेल्स है जी आपकी पहले है 100, फिर नेक्स्ट है आपकी 150, आपने ये फोरकास्टेड है आपकी, मैं इस पे एफ लिख रहा हूँ, ये आपकी फोरकास्टेड सेल है, 50% इंक्रीज है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आपकी 70% ऑफ सेल आ गई, जो यहाँ पे 70 थी 70% ऑफ सेल आ गई। आपने कहा कि जी मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो 10% ऑफ सेल थे, वो आपने यहाँ लगा दिया। आपने कहा जी एडमिन एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल थे, वो यहाँ आ गए। आपने कहा जी टैक्स 6% था, वो आपने 50% लगा के आपने जब उसका टोटल किया तो आप यहाँ पे आप कमा रहे थे नेट इनकम 6 रुपए, यहाँ आप कमा रहे हैं तकरीबन 10 रुपए फोरकास्टेड सेल में। फिर आप डिविडेंड पहले लोगों को दे रहे थे, जो आपके स्टॉक होल्डर थे 2 रुपए, यहाँ 5 रुपए दे रहे हैं। रिटेन अर्निंग जो आपके पास 4 थी, यहाँ 4.75 है। तो ये इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। इसी तरह प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है कि जी आपके पास पहले कैश 5 था, फिर 7.5 था, फिर ये अकाउंट रिसीवेबल ये उसकी है, टोटल एसेट आपके पास 82 थे, और यहाँ आपके फोरकास्टिंग में आपके 131 आ रहे हैं। टोटल लाइबिलिटीज आपकी आ रही हैं 82, यहाँ आ रही हैं जो आपका पेड इन कैपिटल डाल के, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग डाल के आपने बैलेंस शीट कर ली। यहाँ आपके एड थ्रू आपने यहाँ पे 3 प्लांट अपने बढ़ाए। यहाँ पे आप ये देखें कि जी आपने इस पूरी फोरकास्ट में किया कि आप जहाँ आपकी 1 यूनिट था, आपने 3 यूनिट और बना लिए, 1 ये 4 हो गए, लेकिन उसके लिए आपने लोन बोरो किया 30 मिलियन, उससे आपने इसको जनरेट किया। यानी आपने ऑलमोस्ट अपनी बैलेंस शीट अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किया कि आपकी बोरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आपने उस पर 10-10 मिलियन के 3 यूनिट बढ़ा लिए। तो ये उसी तरह ये बनती है। फाइनेंशियल बजटिंग कैसी होती है? डिटेल्स हाउ फंड्स विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये बिल्कुल बजटिंग का वो कंसेप्ट है कि आपने फंड्स कहाँ से आने हैं और उसको खर्च कहाँ पे करना है, कैसे करना है। टाइप ऑफ बजट क्या होती है? कैश बजट है, ऑपरेटिंग बजट है, सेल्स बजट है, प्रॉफिट बजट है, फैक्ट्री बजट है, कैपिटल बजट है, एडवर्टाइजमेंट बजट है, लॉजिस्टिक बजट है, एक्सपेंस बजट है, डिविजनल बजट्स हैं, वेरिएबल बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, फिक्स बजट्स हैं। ये सब चीज़ें जो है ये आपके फाइनेंशियल उसके अंदर आती हैं। अब बिजनेस की वर्थ आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेंट्रल टू स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेटिव, इंटेंसिव एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज ऑफर इंप्लीमेंटेड थ्रू एक्विजिशन ऑफ अदर फर्म। आप ये करते हैं कि आप सेंट्रल टू स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के साथ इंटीग्रेटिव, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इंटेंसिव, मार्केट पे हमने पढ़ी थी इंटीग्रेटिव में कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इंटेंसिव में था कि मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और डाइवर्सिफाइंग कि आप नई चीज़ में ले आए और आप या कोई नए मर्जर में चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी वर्थ को कैलकुलेट कर आपकी होगी, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में। कि अब 3 अप्रोचेज हैं जिससे हम वर्थ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वो कहता है कि व्हाट फर्म्स ओन, फर्म के एसेट्स क्या हैं। इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स आते हैं। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या चीज़ होती है? टेंजिबल वो है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और आपका इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इंटेंजिबल में आपकी ब्रांड इमेज, आपकी वर्थ, आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी मार्केट वर्थ, मार्केट पोजीशन, नाम, आपका वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद आपकी आती है फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी जो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम अगर इस तरह से जाएं, नई उसमें जाएं, तो हम क्या चीज़ नई ला सकते हैं, व्हाट वी कैन डू बेटर, हम क्या नया ला सकते हैं। फिर आते हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इश्यूज को भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट अलाउ फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि चेंजेस चल रही हैं, टाइम टू टाइम हर चीज़ चेंज हो रही है, लोगों की बाइंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, मार्केट चेंज हो रही है, नीड्स चेंज हो रही हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है। तो उसके साथ कूप अप करने के लिए
ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उतनी ही फास्ट रखे, वो मार्केट को एनालिसिस करे, लोगों की बाइंग बिहेवियर्स को, बाइंग पैटर्न्स को, उनकी नीड्स एंड वांट्स को असेस करे, और साथ साथ टाइमली डिसीजन लेते रहे ताकि आप जो है मार्केट में अपनी पोजीशन लूज ना करें। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंस्ट्रेंट क्या आता है? लेवल ऑफ सपोर्ट कंटेंट बाय रिसोर्स अवेलेबिलिटी। हाँ, लोग आपकी फर्म के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट जा सके, आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स को आप शॉर्टन कर सकें और उसको चेक कर सकें। फिर कहते हैं देयर आर 3 मेजर R&D अप्रोचेस टू इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। वो क्या है जी? बी द फर्स्ट टू मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ऐसी है कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आपको नई प्रोडक्ट लाएं, इनोवेटिव इमिटेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स। आप कोई इनोवेशन से कोई नई चीज़ लें, लो कॉस्ट प्रोडक्शन से आप मास प्रोडक्शन की तरफ जाके अपनी कॉस्ट कम करके मार्केट में आप जो है अपने प्राइसेस डिक्रीज करके और प्रमोट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हो सकता है। अब लास्टली हम डिस्कस करेंगे MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इश्यू। चूंकि आजकल दौर है आपका टेक्नोलॉजी बेस करता है, तो इसलिए एफिशिएंट MIS जो सिस्टम है वो बहुत है। एफिशिएंट रिपोर्टिंग में, एफिशिएंट करस्पॉन्डिंग में इसका बड़ा रोल है। तो ये कहते हैं कि हैविंग एन इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिफरेंशिएटिंग सक्सेसफुल फ्रॉम अनसक्सेसफुल फर्म। जहां देखें इसका बड़ा फायदा है कि आप अपने सारे डिपार्टमेंट्स आपस में बड़ा स्ट्रांगली लिंक्ड अप रहते हैं। तो जहां आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा वहां डेफिनेटली सक्सेस ज्यादा होगा। जहां जो लोग MIS फॉलो करते हैं वो सक्सेसफुल है, जो नहीं करते वो वीकर भी है। MIS के क्या फंक्शन है जो परफॉर्म इंजिन करता है? कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, रिट्रीव करता है, स्टोर करता है, कीप ऑल द मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज अमंग डिवीजन, अलाउ द फर्म टू रिड्यूस कॉस्ट। बिल्कुल ऐसी है कि आपको जो प्रॉब्लम आती है, आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपको पता होता है, आपको बाज़ रीबाइंग में नहीं जाना पड़ता, आपके पास पड़ी होती है, किसी और डिपार्टमेंट से आपके पास पड़ी होती है कोई चीज़। तो कोऑर्डिनेशन गैप नहीं होना चाहिए। MIS का फायदा ये है कि आपका डिपार्टमेंट्स को लिंकअप करता है और ये करता है। तो दिस वाज द ऑल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस सम ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। जी फाइनेंशियल के क्या इश्यूज हो सकते हैं और क्या हेल्पफुल कर सकती है, मार्केटिंग हो गई आपकी, MIS हो गया, तो ये बड़ा बेनिफिशियल है। तो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।